हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग घटना चक्र में हिस्ट्री की बुक जो है उसी से प्रैक्टिस कर रहे थे और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे, जिसमें से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिया था। आज 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज जो है रेगुलर चलेगी और ये आपके एग्ज़ाम में सभी पीसीएस एग्ज़ाम, सारे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए और आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित है या है। इसमें बताना है कि कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर 1 भारुच, नंबर 2 चिकागोल, नंबर 3 त्रिचिनोपोली। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारुच में ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाना जो है वो भारुच में स्थित है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी कि 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भारुच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 27, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री के बारे में बात करें तो फिर वो सूरत में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। अंग्रेज अधिकारी थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। सर्वप्रथम कारखाना की बात करें तो सूरत में अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था, जो 1613 ईस्वी में। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 ईस्वी में। उस टाइम में मुग़ल काल का शासक जो था वो जहांगीर था 1613 में, जो अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में जो डचों द्वारा फैक्ट्री स्थापित करी गई थी वो 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित करी गई थी वो 1668 ईस्वी में। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, पर जो कि वो अस्थायी था। तो अगर स्थायी की बात करेंगे तो 1613 में किया था सूरत में और अस्थायी 1611 में मसूलीपट्टनम में। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। तो यहाँ पे सर्वप्रथम कारखाना पूछा गया है, तो फिर अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी। सूरत में 1613 में स्थायी कारखाना स्थापित हुआ था सूरत में, जो 1613 ईस्वी में और जहांगीर के टाइम पे, यानी कि जहांगीर के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 31, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो थी वो सूरत में थी। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और इसमें बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं सतारा, बॉम्बे और पणजी, ये गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। डचों से लिया था, फ्रांसीसियों से लिया था, डेनिश से लिया था या पुर्तगालियों से लिया था।
पुर्तगालियों से लिया था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को पुर्तगालियों से लिया था, जो कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप में प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 100 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो फिर इस हिसाब से पुर्तगालियों से लिया था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस वर्ष प्रयागराज, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, इससे पहले हम लोग प्रयागराज को इलाहाबाद बोलते थे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हुआ था। ए ऑप्शन 1790, बी 1792, सी 1796, डी 1797। ये सही होगा 1797 में। अवध के नवाब सआदत अली ने 1797 में प्रयागराज का किला अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। क्वेश्चन नंबर 34, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज़ गवर्नर को औरंगज़ेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ए ऑप्शन अंगियार, बी सर जॉन चाइल्ड, सी सर जॉन गेयर, डी सर निकोलस वेस्ट। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा सर जॉन चाइल्ड। बम्बई के अंग्रेज़ गवर्नर थे सर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुग़ल बंदरगाहों का घेरा डाला था तथा मक्का जाने वाले जो इंडिया के मुसलमान थे, जो मक्का में हज के लिए जाते हैं, उन यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था तथा उन यात्रियों से भी कर वसूलने लगे थे। इसके फलस्वरूप उसे औरंगज़ेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। मुग़ल शासक औरंगज़ेब के सामने उन्हें बेबस होना पड़ा और अंततः उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। तो अंग्रेज़ गवर्नर जो था सर जॉन चाइल्ड, जिसको भारत से निष्कासित किया था औरंगज़ेब ने। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ए ऑप्शन अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी ऑप्शन ऑस्ट्रिया की राष्ट्रगद्दी की जंग, सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, डी अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण पूछा गया है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण होगा अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। जो अंग्रेज़ थे वो फ्रांसीसी जहाज़ों को अधिग्रहण कर लेते थे। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1746 और 48 ईस्वी में हुआ था। यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ था, जो 1740 में आरंभ हुआ था। इसका विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल, अंग्रेज और फ्रांसीसी, जो दोनों दल ने 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेज़ कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता था। और प्रारंभ इसलिए हुआ था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए अंग्रेज़ और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 36, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? ए ऑप्शन दिया है अंग्रेज और फ्रांसीसी, बी अंग्रेज और डच, सी अंग्रेज और मराठे, डी हैदर अली और मराठे। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा अंग्रेज व फ्रांसीसी, जो कि कर्नाटक के युद्ध में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़े थे, जो 1746 से 48 के बीच में हुआ था और अंग्रेज की तरफ से कैप्टन बर्नेट नेतृत्व कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें दो सूचियाँ दी हुई हैं
सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड, इनको सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट में दिया गया है युद्ध और सूची सेकंड में दिया गया है कि युद्ध का रीज़न। तो सूची फर्स्ट में दिया गया है प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, मतलब कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्यों हुआ था, तो इसको और इसका अंत कैसे हुआ था। तो प्रथम युद्ध जो हुआ था वो उत्तराधिकार के लिए, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था 1746 से 48 के बीच में, और ये अंत इसका हुआ था एक्स-ला-चैपल की संधि से हुआ था। तो ए ऑप्शन को हम 4 में मैच करेंगे। उसके बाद में बी ऑप्शन जो दिया है कर्नाटक का तृतीय युद्ध, ये पेरिस की संधि से अंत हुआ था इसका। फिर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, जो बी ऑप्शन को ए नंबर से मैच करेंगे। फिर सी ऑप्शन जो दिया हुआ है द्वितीय युद्ध के बारे में, और तो सी ऑप्शन को हम अनिर्णायक युद्ध माना गया था, जो तीन नंबर से मैच करेंगे। उसके बाद में डी ऑप्शन डी दिया हुआ है प्रथम मैसूर युद्ध, जिसको हम 2 से मैच करेंगे, ब्रिटिश की हार। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्स-ला-चैपल या चैपल की संधि से अंत। कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक युद्ध था, और मैसूर का प्रथम युद्ध में जो था वो ब्रिटिश की हार हो गई थी। और क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। निम्न में से एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें आपको नॉट करेक्ट चूज करना है। तो इसमें दिया है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, ये सही है। द्वितीय युद्ध 50 से 52, तृतीय युद्ध 58 से 63। ऑप्शन नंबर 4 दिया है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो इसमें हमको गलत सुमेलित बताना है कि कौन सा मैच नहीं है। तो आपको पता है पहला तो मैच है 46 से 48 के बीच में हुआ था। उसके बाद में कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 49 से 54 के बीच में हुआ था। तो बी ऑप्शन होगा गलत, और बी ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन के हिसाब से। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है वो हुआ था 1758 से 63, और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़े थे वो कर्नाटक युद्ध के नाम से उनके सारे युद्धों को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ करी थी। ये था क्लाइव, ए ऑप्शन, बी डुप्ले, सी अल्बुकर्क और डी वॉरेन हेस्टिंग्स। अल्बुकर्क जो था ये तो पुर्तगाली गवर्नर था, और यहाँ पे यूरोपीय की बात की जा रही है, अंग्रेज मतलब, तो बी ऑप्शन डुप्ले हो जाएगा। डुप्ले ने पहली बार वह हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज़ों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ करी थी। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्ति कराया था। मतलब भारतीय जो यूरोपीय सेना को भारतीय राजाओं के संरक्षण के लिए नियुक्त करता था, और उस भारतीय राजाओं से ही अब उन सेनाओं को सैलरी दिलवाता था, और वो कहता था कि ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, और उन्हीं से सैलरी देता था। उनके सामने उनके सपोर्ट में रहता था, और उसका प्लान था वहाँ की भू क्षेत्र को अर्जित करना और वहाँ की जो भू क्षेत्र से कर इकट्ठा करना। नियुक्ति करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया।
तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखने वाला भी भारत में डुप्ले ही था और उसके बारे में जीवी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता और उर्वरक बनाया और क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उनसे अधिक लाभ उठाया। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना जो है वो सूरत में ही लगाया था। लुई 14वीं के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया था। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ था, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। तो इस हिसाब से ए आंसर राइट हो जाएगा सूरत। क्वेश्चन नंबर 41, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? काल्बर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर। 43 क्वेश्चन में हम बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों ने स्थापित किया था ए ऑप्शन बंदेल, बी चिंसुरा, सी हुगली, डी श्रीरामपुर। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों यहाँ पे सही दिए हुए हैं, चिंसुरा और हुगली। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले गए और बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच में कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया था। उसके बाद 1656 ईस्वी के बाद में हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों ने व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट विकल्प में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली में मुख्यालय भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां जो थी वो कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। तो बंगाल में पूछा गया था, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में हुगली और चिंसुरा इन दोनों जगह पे स्थापित किया था। और पहली कंपनी के बारे में हम बात करें तो पीपली में 1627 में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित करी थी? तो पटना में तो इन लोगों ने 1632 ईस्वी में स्थापित करी थी। बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो रहे डचों ने 1615 एवं 1629 में असफल प्रयास किए तथा बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 में मिला था, जो कि 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ था। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ से संबंधित कोई स्रोत प्रमाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है,
यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए, जो आर्थिक तंगी के कारण उन्हें उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। जो पटना कॉलेज है वो उस समय डचों की फैक्ट्री ही थी, जिसको 1632 में स्थापित किया था डच ने। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांसीसियों की बात करें तो फिर ए ऑप्शन इसमें दिया है, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। बी ऑप्शन, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। सी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। डी, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो अंग्रेजों की फौज थी वो फ्रांसीसियों से शक्तिशाली थी, इसलिए जो फ्रांसीसी थे वो अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए थे, तो इसीलिए वो असफल रहे। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमज़ोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि 7 वर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। यहाँ पे बताना है, तिथि क्रम निर्धारित करना है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद में डच, उसके बाद में अंग्रेज, उसके बाद में फ्रांसीसी। हम लोग इस तरह से भी याद करते हैं, पी, डी, ई, एफ। पी मतलब पुर्तगाली, डी मतलब डच, ई मतलब इंग्लिश यानी कि अंग्रेज, एफ मतलब फ्रांसीस। तो इस तरह हम लोग याद कर लेंगे तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी थे। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें भी सूची को सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। सूची फर्स्ट जो है वो पौंडीचेरी, गोवा, ट्रांकेवर, सद्रास ने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे शायद मद्रास होना चाहिए। और सूची सेकंड में डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, डेनिश लिखा हुआ है। तो इसमें हमको मैच करना है, तो ए ऑप्शन जो है ये राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन में जो दिया हुआ है पौंडीचेरी, पौंडीचेरी जो है वो फ्रांस से मैच होगा। उसके बाद में बी ऑप्शन जो दिया है वो 3, बी को 3 से मैच करेंगे, गोवा, पुर्तगीज। फिर सी को 4 से मैच करेंगे, ट्रांकेवर, डेनिश। फिर डी को फर्स्ट से, मद्रास को डच, पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकोर डेनिश या डच, डेनिश या डेन, और मद्रास को डच से मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ए ऑप्शन बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल, डी मद्रास। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, बिहार। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 49, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ए ऑप्शन बिहार, बी गुजरात, दक्षिण भारत, सी गुजरात, डी असम। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार जो था वो सोरा और अफीम के लिए ही प्रसिद्ध था।
क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो सबसे अंत में आने के लिए यहाँ पे पूछा गया है, तो नंबर 1 ऑप्शन दिया है, ए में डच, बी इंग्लिश, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। तो सी ऑप्शन जो है फ्रांसीसी सबसे पहले आए हैं, फ्रांसीसी जो है सबसे अंत में आए हैं और इसमें सबसे अंत में पूछा गया है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फ्रांसीसी। और अगर सबसे पहले आने की बात की जाए तो वो होगा पुर्तगाली। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाल से जो है वास्को डी गामा आया था। उसके बाद 1605 में डच आए, फिर 1608 में अंग्रेज आए, 1664 में सबसे लास्ट में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। इस हिसाब से फ्रांसीसी हुआ। 51 नंबर, निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ए ऑप्शन नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। बी में दिया है सूरत, भरूच, आगरा। सी में दिया है कोचीन, अहमदाबाद, पटना। डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे इस प्रकार, नंबर 1 नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। तो प्रयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन दिया है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। बी दिया है, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। सी 3 दिया है, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन सी अंग्रेजों की भारत को देन थी? मतलब इसमें से अंग्रेजों ने क्या दिया है भारत को? तो फिर हम कह सकते हैं कि इसमें से कुछ भी अंग्रेजों ने भारत को नहीं दिया है, ये सभी चीज़ें जो है पुर्तगालियों ने दिया है। तो फिर ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। और भारत में तंबाकू, लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है और चलती फिरती तोपों का जो प्रचलन था वो मुगल काल में भारत में था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने की बात करें तो उसमें तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ए ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड क्लाइव, बी टीबी मैकाले, सी लॉर्ड क्लाइव, डी हेनरी वुडवर्थ। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। टीबी मैकाले ने कहा था कि कंपनी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टीबी मैकाले जी ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ पर सब कुछ ही असंगत है। लॉर्ड थॉमस मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक इतिहासकार था और यह 1834 से 38 तक भारत में सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि भी इसी ने मैकाले ने ही तैयार की है। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा, शिक्षा माध्यम
और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है और परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। लॉर्ड मैकाले के टाइम पर ही जो है पाश्चात्य एवं पाश्चात्य शिक्षा के बारे में बात चली थी, जिसमें से पाश्चात्य शिक्षा हुई थी और जिसमें संस्कृत में शिक्षा देने के लिए कहा गया था, पाश्चात्य में इंग्लिश में शिक्षा देने की बात हुई थी, जिसके लिए 1 लाख रुपए दिए जा रहे थे। फिल्ट्रेशन थ्योरी के थ्रू शिक्षा दे जाने की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 में एक्स-ला-शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेज़ों द्वारा मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ था, तो एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 में हुई थी, जिसके थ्रू प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था और अंग्रेज़ों को पुनः मद्रास प्राप्त हो गया था। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, पहला और दूसरा। एक्स-ला-शापेल की संधि जो हुई थी वो 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। इस तरह ऑप्शन ए भी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में अंग्रेजों की असफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ए पहला दिया है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिला। नंबर 2, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। सी इज राइट आंसर होगा, अंग्रेज़ों को बंगाल की विजय की अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। जो बंगाल था वो बहुत ही समृद्ध था, जिस पे अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त कर ली थी और वहाँ की शक्ति और धन सब कुछ अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया था और अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत भी थी, जिसकी वजह से वो लोग विजय प्राप्त करते थे। तो इस तरह भारत में अंग्रेज़ों की सफलता के कई कारण थे। इनमें अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक और उनके पास हथियार अच्छे थे और उनकी सैनिक ताकतवर और अच्छे प्रशिक्षित थी वो। इस वजह से बंगाल पर नियंत्रण से अपार धन की प्राप्ति करी। कंपनी के इकाइयों में समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि समृद्ध थे। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 तक आज अटेम्प्ट करेंगे। कल से हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। तो चलिए आज यहीं तक करते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।